हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार और आज ही हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम आपको भारत देश के एक ऐसे राज्य से रूबरू कराएंगे जिसकी गौरवशाली गाथाएं पूरे विश्व में उसकी डंका जब बजती थी आज भी बजती है। हम आज बात करेंगे भारत देश के एक ऐसे राज्य बिहार का जिसकी ख्याति पे पूरे विश्व में चलती थी। आज हम लोग जानेंगे बिहार भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसकी गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत थी। क्या थी? तो गौरवशाली इतिहास थी। हम लोग बिहार राज्य की बात करेंगे जिसकी गौरवशाली इतिहास थी और सांस्कृतिक विरासत थी। उन सांस्कृतिक विरासतों में हम जानेंगे बिहार के प्राचीन काल से शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता का केंद्र रहा है। बिहार जो था वह प्राचीन काल से ही, आज भी और प्राचीन काल से ही शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता का केंद्र रहा है। जैसे मेरे मन में जी शिक्षा का बात आता है तो हम लोगों को याद आता है 3 जगहों का। पहला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, दूसरा है नालंदा विश्वविद्यालय, तीसरा है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। इन तीनों विश्वविद्यालयों की ख्याति आती है मेरे मन में और पूरे विश्व में इनकी ख्याति थी। आपको पता होना चाहिए विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। विश्व का उस समय हमारे बिहार में ह्यानसंगा, फैयान ऐसे विदेशी लोगों ने आकर के हमारे यहाँ बहुत सारे विदेशी आकर के ज्ञान अर्जन करते थे। आपको मालूम होना चाहिए यह सम्राट कुमार गुप्त ने इसका निर्माण कराया था 5वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में कराए थे इसका 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराए थे और इसे 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसका आग लगाकर विध्वंस किया था। इसका नालंदा विश्वविद्यालय की जिसकी ख्याति पूरे विश्व में थी, आज भी इसकी चर्चाएं विश्व में होती है। उसके बाद है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसे राजा धर्मपाल ने इसका निर्माण कराए थे 8वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराए थे। 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराए थे राजा धर्मपाल ने। और यह है नालंदा विश्वविद्यालय जिसका निर्माण सम्राट कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में कराए थे। और यह है उदंतपुरी विश्वविद्यालय और इसका निर्माण कराए थे पाल वंश के गोपाल ने 750 ईस्वी में। कब कराए थे? 750 ईस्वी में उदंतपुरी विश्वविद्यालय का पाल वंश के राजा गोपाल ने निर्माण कराए थे। और इसे इन तीनों विश्वविद्यालयों का विध्वंस करता है कौन? बख्तियार खिलजी जो हमारे भारत में 1197 ईस्वी में आता है। कब आता है? 1197 ईस्वी में आता है और यह रहता है कब तक? तो 1206 ईस्वी तक ये भारत में रहता है। और इसी बीच क्या करता है? हमारे तीनों विश्वविद्यालय का विध्वंस करता है। चलिए मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चाएं करता हूं। आइए आपके समक्ष यह बख्तियार खिलजी का चित्र है और यह 1197 में आता है और 1206 तक भारत में रहता है। और इसी बीच हमारे बिहार के 3 धरोहर जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विश्वविद्यालय को यह क्या करता है? विध्वंस करता है, आग लगाकर लूटपाट करके करता है। ये बख्तियार खिलजी है। यह चोटा इस प्रकार का व्यक्ति रहता है कि जब ये बीमार रहता है, ये चोटा जब बीमार रहता है और यह तुर्की है, तुर्की का रहने वाला था। यह मोहम्मद गोरी का शासक, मोहम्मद गोरी का सेनापति भी था, यानी कि आज के जमाने में कहा जाए तो आर्मी चीफ था। और इससे जब बीमार पड़ गया था
तो इसे पूरी वहां के वैद्य डॉक्टर ने इलाज करके हार चुके थे, यह स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। तो अंत में हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ बौद्ध गुरुओं को इसका खबर मिला और इसके इलाज किए और यह ठीक हो गया। और इसी से यह द्वेषता के कारण इसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विश्वविद्यालय में यह आग लगा दिया। चलिए मैं इसके बारे में बात करूंगा। यह बख्तियार खिलजी है, मोहम्मद गौरी का सेनापति था, जो तुर्की सेनापति था। देखिए इसके उपलक्ष्य में बताया भी गया है कि बौद्ध भिक्षु द्वारा इलाज से नाराजगी, जब खिलजी एक बीमारी से पीड़ित था, खिलजी क्या था, एक बीमारी से पीड़ित था और उसे ठीक करने में उसके अपने इस्लामी डॉक्टर असफल रहे। कौन? इसके इस्लामी डॉक्टर असफल रहे। तब एक बौद्ध भिक्षु राहुल श्रीभद्र ने, कौन थे? राहुल श्रीभद्र ने उसकी बीमारी का सफलतापूर्वक इलाज किया। इस घटना से खिलजी नाराज हो गया। वाह, हमारे देश से भी बेसी जानकार वैद्य डॉक्टर बिहार में हैं, भारत में हैं, और वो भी नालंदा विश्वविद्यालय में हैं। इसकी गुणगान पूरे देश में होगी, विश्व में होगी और मेरा नाम हंसेगा। इसलिए इस चुट्टा ने क्या किया कि नाराज हो गया और उसने ज्ञान के स्रोत को ही समाप्त कर दिया और आया और यह नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा देता है। नालंदा विश्वविद्यालय में जब यह आग लगाता है, नालंदा विश्वविद्यालय में जब यह आग लगाता है, उस क्रम में यह नालंदा विश्वविद्यालय में जब ये आग लगाता है, उस क्रम में ये क्या करता है कि 10,000 बौद्ध भिक्षुओं को यह जिंदा जला देता है। 10,000 बौद्ध भिक्षुओं को जिंदा जला देता है। इन 10,000 बौद्ध भिक्षुओं में उसमें बौद्ध शिष्य और बौद्ध गुरु भी थे, उन लोगों को जिंदा जला देता है। ये इतना कुर्र था। कौन? तो ये बख्तियार खिलजी था। चलिए हम लोग जानेंगे बिहार की स्थापना। बिहार की स्थापना कब होती है? तो बिहार की स्थापना होती है 22 मार्च 1912 को। हम लोग बिहार से कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं को जानेंगे कि बिहार की स्थापना कब हुई थी। तो 22 मार्च 1912 को। इसीलिए 22 मार्च को हम लोग प्रत्येक साल क्या करते हैं? 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस से मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। यह बिहार दिवस कब से मनता है? तो बिहार दिवस की अगर बात करूं तो बिहार दिवस 2011 ईस्वी से मनता है। और यह 2011 में से बिहार दिवस मनता है। और ये नीतीश कुमार जी के, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ने इसका बिहार दिवस मनाने का शुरुआत किए थे। माननीय नीतीश कुमार जी बिहार दिवस मनाने का शुरुआत किए थे 2011 ईस्वी से। तो चलिए और भी हम लोग जानेंगे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च 1912 को मनाया जाता है। और 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगा था। क्या लगा था? 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगा था। यह दिल्ली दरबार इसलिए लगा था क्योंकि बंग भंग आंदोलन चल रहा था और बंग भंग आंदोलन में दिल्ली दरबार लगे था। और इस दिल्ली दरबार में कौन आते हैं? तो दिल्ली दरबार में इंग्लैंड के महाराजा जॉर्ज पंचम आते हैं और उनके साथ उनकी पत्नी क्वीन मैरी भी आती हैं। कौन आती हैं? जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी आती हैं, जो इंग्लैंड की महाराजा थे। और उनकी पत्नी क्वीन मैरी आती हैं और उस समय क्या करती हैं? इन्होंने 11 दिसंबर 2011 1911 को ये घोषणा करती हैं। क्या करती हैं? ये घोषणा करती हैं, बंगाल का पुनर्गठन का घोषणा करती हैं। चलिए 12 दिसंबर 11 और 12 दिसंबर को यह क्या करती हैं कि घोषणा करती हैं बंगाल का पुनर्गठन का।
उस समय जब 2011 में जब बंग भंग आंदोलन चल रहा था, उस समय भारत के वायसराय थे कौन? तो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग थे। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है कि उस समय जब हमारे देश में जब बंगाल से हमारा बिहार राज्य अलग हो रहा था, उस समय हमारे देश के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग थे। और ये पंचम आते हैं और ये क्या करते हैं, एक ऐलान करते हैं कि अब बंगाल का 12 दिसंबर 2011 को बंगाल का 1911 होगा, यहाँ 1911 होगा, 1911 को बंगाल का पुनर्गठन का क्या करते हैं, आदेश करते हैं कि बंगाल का पुनर्गठन होगा और बंगाल से एक ऐसा राज्य बनेगा जिसका नाम बिहार होगा। क्या होगा? बिहार होगा। और इस बिहार राज्य की मांग की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किए थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किए थे। क्या चीज का? तो पहले 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में इन्होंने बंगाल से बिहार राज्य का अलग मांग किए थे कि बिहार राज्य का गठन होना चाहिए। और ये क्या होता है कि जज पंचम और क्वीन मैरी आती है भारत में और 12 दिसंबर 1911 को बंगाल का पुनर्गठन करने की घोषणा कर देती हैं। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा कि बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा कब होती है? तो 12 दिसंबर 1911 को। बिहार राज्य की स्थापना की मांग कौन सी समिति करती है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार राज्य की स्थापना की मांग कौन सी समिति करती है? तो जॉर्ज अरुंडेल समिति करती है। कौन करती है? जॉर्ज अरुंडेल समिति है जिसने बिहार राज्य की स्थापना की मांग करती है। और क्या होता है कि आखिरकार 22 मार्च क्या होता है? 22 मार्च 1912 को हमारा एक राज्य बनकर उभरता है, वह होता है बिहार। बिहार राज्य की मांग सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है कि बिहार का मांग सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी करते हैं। चलिए और भी मैं हम लोग जरूरियात जाने। यह बंगाल है और बंगाल से दो राज्यों का अब दो राज्यों में बंगाल बंटता है। एक बंटता है बंगाल, कौन सा? तो यह बंगाल राज्य ही रह जाता है और एक बनता है बिहार राज्य। कौन सा? बिहार। ये बंगाल से बिहार अलग होता है। कब होता है? तो आप कहेंगे सर 22 मार्च 1912 को होता है। कब होता है? 22 मार्च 1912 को होता है। और फिर बिहार का कुछ समय के पश्चात बिहार दो खंडों में बंटता है और एक खंड होता है उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा होता है और दूसरा होता है बिहार। या फिर बिहार का बंटवारा कब होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर 1 अप्रैल 1936 को इसका बंटवारा हो जाता है। बिहार और उड़ीसा मिलकर के एक राज्य थे। कब? 22 मार्च 1912 को। लेकिन 1936 में फिर इनकी बंटवारा होता है उड़ीसा और बिहार में। और कब? 1 अप्रैल 1936 को। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को। फिर बिहार की एक भाग में और बंटवारा होता है एक बार और। कब? तो 15 नवंबर को होता है। कौन? तो झारखंड। एक झारखंड राज्य बनता है और दूसरा बनता है फिर बिहार तो इस प्रकार 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये क्या होते हैं? तो एक बार फिर से बिहार का बंटवारा होता है झारखंड और बिहार में। उस समय बिहार की बात किया जाए तो उस समय बिहार में जब बंटवारा होता है उस समय बिहार में 37 राज्य थे। कितने? 37 जिले थे। कितने जिले थे? 37 जिले थे। तो अभी और वर्तमान में बिहार में कितने जिले हैं? वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। उस समय 37 जिले थे। एक नया जिला प्लस हुआ अरवल जिला
और अरवल जिला मिलकर के अब बना है 38 जिला बन चुके हैं बिहार में। वर्तमान में 38 जिले हैं, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो बंगाल बढ़ता है कब? 22 मार्च 1912 को बंगाल और बिहार में बढ़ता है। फिर बिहार की बंटवारा एक बार और होता है 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा और बिहार में होता है। फिर बिहार की एक बार और बंटवारा होता है कब? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड और बिहार में। बिहार और जब झारखंड अलग होते हैं तो झारखंड को बिहार को मिलता है 37 जिला और झारखंड को मिलता है 15 जिला मिलता है, और ये लोग अलग अपने राज्य का निर्माण करते हैं। और बिहार में अब वर्तमान में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। बिहार में उस समय कितने जिले थे? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड अलग हुआ था उस समय 37 जिले थे। अगर बिहार की चौहद्दी की बात किया जाए, बिहार की चौहद्दी की बात हम लोग करें, बिहार की चौहद्दी की बात करें, बिहार की चौहद्दी की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर में हो जाएगा हमारा उत्तर में हमारा हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा? उत्तर में नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। और दक्षिण की बात अगर हम लोग करें, दक्षिण की बात करें तो झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। और पूरब की हम लोग बात करें, पूरब की बात करें तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और पश्चिम की हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा बिहार राज्य की चौहद्दी देखा, बिहार राज्य की चौहद्दी देखा। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और इस प्रकार से इन राज्यों से मिलते हुए हमारा बिहार क्या करता है? एक अलग सा राज्य का निर्माण होता है। अभी बिहार में 38 जिले हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। बिहार का सबसे बड़ा अगर जिला की हम लोग बात करें तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की अगर हम लोग बात करें तो यह है पश्चिमी चंपारण है। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। अगर छोटी सा बिहार का सबसे छोटा जिला पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बिहार का सबसे छोटा जिला, बिहार का सबसे छोटा जिला की बात किया जाए, छोटा जिला की बात किया जाए तो वह हमारा हो जाएगा कौन सा? तो शिवहर हो जाएगा। सबसे छोटा जिला है शिवहर और सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। अगर बिहार की सबसे गर्म जिला की बात किया जाए, बिहार के सबसे गर्म जिला की बात किया जाए गर्म जिला तथा ठंडा जिला की अगर बात हम लोग कर दे, गर्म और ठंडा दोनों की, तो वह हो जाएगा गया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गया हो जाएगा। सबसे बिहार की सबसे गर्म जिला चाहे सबसे ठंडा जिला की बात किया जाए तो वह हो जाएगा गया। अगर बिहार की सबसे वर्षा वाला जिला की बात किया जाए, वर्षा वाला जिला कौन सा होगा? तो वाला जिला कौन सा होगा? बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा होगा? तो आपका जवाब होगा सर किशनगंज होगा। कौन होगा? किशनगंज होगा। यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है बिहार में। चलिए मेरे दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए और भी सारे सवालों को हम आपके सामने अच्छे रूबरू कराते हैं। यह आप देख रहे होंगे बिहार, और यह है नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी ख्याति, यही है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी ख्याति पूरे विश्व में थी। और इसकी शिक्षा और संस्कृति का डंका पूरे विश्व में अपना आवाज जोरों से बिक रहा था, फेंक रहा था। और उस समय बहुत सारे विदेशियों का नजर इस पर था। और इसका निर्माण आप जानते हैं कि सम्राट कुमार गुप्त कराए थे। कब कराए थे? तो 5वीं शताब्दी में कराए थे।
इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में कराए थे और इसका विध्वंस करता है बख्तियार खिलजी। कब? तो 12वीं शताब्दी में करता है। कब करता है? 12वीं शताब्दी में करता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है दुनिया का सबसे पहला आवासीय विद्यालय कौन सा था? तो आपका जवाब होगा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय था। जिसका निर्माण 5वीं शताब्दी में सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने किया था, जिसे बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में आग लगा दिया था और इसमें 10,000 कितने? तो 10,000 बौद्ध भिक्षुओं को जिंदा जला दिया था। इसने बौद्ध भिक्षुओं को जिंदा जला दिया था इस चोट्टा ने जलाया था। चलिए, ये आप लोगों ने देखा नालंदा विश्वविद्यालय की। इसमें पढ़ने के लिए बड़े बड़े विदेश से बड़े बड़े जैसे आप लोगों ने सुने ही होंगे कि हेनसांग, सैयान, ऐसे ऐसे लोगों ने आकर के यहाँ पर शिक्षा हासिल किए थे और भी बहुत सारे लोग थे जो विदेशों से यहाँ पर पढ़ने, ज्ञान लेने के लिए बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में आते थे। चलिए, अगला सवाल है, अब बिहार में कितने जिले हैं? अभी मैंने चर्चा किया है कि बिहार में 38 जिले हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अब बिहार का निर्माण हो ही गया। कब हुआ? तो अभी आपको मैंने बताया है कि 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन होता है बंगाल से हटने के बाद। और बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये सभी एक क्या करते हैं? मिलकर एक राज्य का निर्माण करते हैं जिसका नाम बिहार होता है। फिर बिहार का बंटवारा होता है और उड़ीसा अलग होता है। कब? 1 अप्रैल 1936 को। और फिर एक बार और बंटवारा होता है बिहार का और वह बनता है बिहार से निकलने के बाद एक राज्य झारखंड। और बिहार उस समय 37 जिलों के साथ एक नए राज्य का फिर से निर्माण करते हैं और उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। और उसके बाद एक नया जिला बनता है। कौन सा? अरवल बनता है। अरवल औरंगाबाद जिला से निकलता है अरवल। और बिहार में अब 38 जिले हैं जिसका कुल क्षेत्रफल, बिहार की कुल क्षेत्रफल अब बात किया जाए तो 94,163 किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। कह रहा है बिहार की अगर आकार की बात किया जाए तो बिहार का आकार लगभग आयताकार है। कैसा है? आयताकार है। बिहार की अगर आकार की बात किया जाए तो आयताकार है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर पूछा जाए, बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछा जाए, ऐसे आपको यह हो जाएगा पूरब, यह हो जाएगा पश्चिम, पूरब पश्चिम, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो अगर पूरब से दक्षिण से कर उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई बात किया जाए तो 345 किलोमीटर है। यानी 3, 4, 5 याद कर सकते हैं आप, 3, 4, 5 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण की बात किया जाए तो 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की चौड़ाई की बात किया जाए तो 483 किलोमीटर है, जो बिहार की लंबाई और चौड़ाई की बात किया जा रहा है। बिहार के बीचों बीच से निकलने वाली नदी का नाम है, बिहार के बीचों बीच से निकलने वाली नदी का नाम है गंगा है। क्या है? गंगा है। यही गंगा नदी है जो बिहार के बीचों बीच से निकलती है। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। कर बिहार में 38 जिले हैं। बिहार में फिर से एक बार और बात कर ले, बिहार में 38 जिले हैं, 9 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल। और ये हम लोग मोतिहारी जिला में रहते हैं। मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिला में रहते हैं जिसका मुख्यालय मोतिहारी है। तो पूर्वी चंपारण पड़ता है किस
परमंडल में तो तिरहुत परमंडल में। आपसे बात किया जाए कि मोतिहारी किस परमंडल में पड़ता है, तो आप बताएंगे तिरहुत परमंडल में। मोतिहारी पड़ता है तिरहुत परमंडल में, तिरहुत परमंडल में पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पर 38 बिहार में 38 जिले हैं, और परमंडलों की बात किया जाए तो 9 परमंडल हैं, और अनुमंडल की बात किया जाए तो 101 अनुमंडल हैं, और प्रखंड की बात किया जाए तो 534 प्रखंड है। बिहार में कितने प्रखंड है? 534 प्रखंड है। और गांव की बात किया जाए तो 45,103 गांव हैं। ये देख पा रहे होंगे आप लोगों ने। कर है पटना परमंडल, मगध परमंडल। ये परमंडल की बात, 9 परमंडल है। कौन कौन सा है? तो एक में है पटना परमंडल, पटना परमंडल, 2 में है मगध परमंडल, 3 में है तिरहुत परमंडल, 4 में है दरभंगा परमंडल, 5 में है कोसी परमंडल, 6 में है पूर्णिया होगा, सॉरी पूर्णिया परमंडल, 7 में होगा मुंगेर परमंडल, 8 में भागलपुर परमंडल। इस प्रकार 9 पटना परमंडल, मगध परमंडल, सारण परमंडल। ये 9 छूट गया था हम लोग का, सारण परमंडल होगा। तो इस प्रकार 9 परमंडल है, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर वे भागलपुर। ये हमारे 9 परमंडल हैं। उसमें हम लोग तिरहुत परमंडल में आते हैं। और तिरहुत परमंडल का मुख्यालय कहाँ है? अगर बात की जाए तिरहुत परमंडल का मुख्यालय की बात कहा जाए तो मुख्यालय कहाँ है इसका? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुजफ्फरपुर। कहाँ है? मुजफ्फरपुर है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए, बिहार के बारे में हम फिर विस्तार से एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन आते हैं, और बिहार के सभी परमंडल अनुमंडल के नाम के साथ है, और बिहार की प्रमुख राष्ट्रीय प्रमुख, बिहार की प्रमुख फल, प्रमुख फसल, प्रमुख नदियाँ, प्रमुख माने तीर्थ स्थल, इन सभी को लेकर हम आते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हिंद, जय भारत। काटा हो।